I want to be quite frank with you here. If the British withdraw, I'm prepared to go on with the Australians and the New Zealanders, but I'm not prepared to go on with the Americans. Why not, Mr. Prime Minister? Why do you think America... Well, can I put it this way? I think there are highly intelligent, well-meaning often people, and some of their leaders, like Kennedy, the late president, had signs of growing greatness, depth. But, you know, by and large, the administration lacks depth and judgment or wisdom, which comes out of an accumulation of knowledge of human beings and human situations over a long period of time. That's lacking. And it's not their fault. What have they got? 300-400 years of history? And they're हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़िंदगी अनकट, जहां मिलेगी कहानियां जो ना नेटफ्लिक्स पर और ना ही रील्स पर। यह है लाइफ का असली ड्रामा, फुल ऑन इमोशन, थोड़ा टेंशन और मस्त कॉमेडी का तड़का। मैं हूं तुम्हारा दोस्त और ये है चैनल उन मोमेंट्स के लिए जो सबके साथ होता है पर कहता कोई नहीं। सो बकल अप, क्योंकि यह है ज़िंदगी अनकट। आज फ़िलहाल वो समय आ ही गया जब आज मैं अपने चैनल के मोस्ट व्यूड वीडियो की सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। मतलब आज के वीडियो में राजनीति की सेकंड पार्ट पर चर्चा होगी। अब सोच रहे होगे, भाई ये सेकंड पार्ट किस पर है? तो बस द वेट इज़ ओवर, दिस वीडियो इज़ ऑन द मैन हु अपलिफ्टेड सिंगापुर व्हाट इट इज़ टुडे। वी गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ली कुआन यू। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जब सिंगापुर में ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब जापान सिंगापुर में जाकर 7 दिनों के अंदर ब्रिटिश आर्मी को भगा देते हैं और वो लोग सिंगापुर के लोगों को टारगेट बनाते हैं। मास किलिंग, लोगों को जिंदा जला देना। और इसी बीच अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है और जापान का बहुत ज़्यादा लॉस होता है और जापान इस वॉर से सरेंडर कर देता है और सिंगापुर भी छोड़कर चला जाता है और ब्रिटिशर्स सिंगापुर में वापस से आ जाते हैं। और इस समय तक सिंगापुर में लोग एक एक दाने को तरस गए थे और इस समय तक ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर के लोगों को बोल दिया था, आप लोग सेल्फ गवर्नेंस कर लो। जिसके बाद 1959 में सिंगापुर में जनरल इलेक्शंस होते हैं और उसमें 51 में से 43 सीट्स ली कुआन यू को मिल जाती है और वो बनते हैं सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। यही वो आदमी है जो सिंगापुर को इस ऊंचाइयों तक लेकर आता है। ली के विजन में सिंगापुर के नेशनल, इकोनॉमिकल एंड सोशल सिचुएशन को एकदम बदल कर रख दिया, जिसके कारण उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। ली का सबसे बड़ा फियर सिक्योरिटी का था और ये सब के साथ सिंगापुर में पॉवर्टी, स्लम्स, भुखमरी, अफीम के अड्डे, क्राइम और रेशियल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, खाने की बहुत कमी थी। पीएम ली को लोगों को यूनाइट करना था, तो इन्होंने पीएम बनते ही सिंगापुर के नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम बनाया। उसके बाद 1960 में जो 70% लोग स्लम्स में रहते थे उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया और इसके अंडर इन्होंने ज़मीन खरीद कर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए और स्लम्स में रहने वाले लोगों को बहुत कम पैसों में घर दिया और जिन पे पैसे नहीं थे उन्हें लीज पर घर दिया। इसके कारण स्लम्स के लोग बिल्डिंग्स में रहने लगे और गवर्नमेंट ने मिक्स्ड पॉपुलेशन के लिए अपार्टमेंट्स बनाया था ताकि लोग यूनाइट हो। और अब रिलीजियस फाइट को ख़त्म करने के लिए पीएम ली ने उसे स्कूल लेवल से ही ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। पहले लोग अपने कम्युनिटी के स्कूल में जाते थे, पर
प्राइम मिनिस्टर ली ने पब्लिक स्कूल्स बनवाए, जिधर बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही थी। तो लोग ये देखकर अपनी कम्युनिटी के जगह अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भेजा करते थे। ये सब के कारण उन्होंने देश को यूनाइट तो कर दिया, पर इकोनॉमी बस टिन और रबर पर टिकी हुई थी और उसका कंट्रोल भी मलेशिया के पास ही था। पीएम ली ये सबसे लड़ ही रहे थे कि एक और फियर सामने आया, जो कि करप्शन का था। तो जून 1960 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और 1961 में इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, जिसके अंडर सिंगापुर को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई और ये लोग बाहर की कंपनीज को सिंगापुर में लाए, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले। 18 जुलाई 1967 को पीएम ली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स सिंगापुर से अपनी मिलिट्री हटा लेते हैं और फिर सिंगापुर की हालत ख़राब होने लगती है। और ये सब के सल्यूशंस निकालने के बाद ली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ बैक टू बैक मीटिंग्स करते हैं और उन्होंने अगस्त 18, 1967 में ASEANC मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को बनाते हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को जोड़ते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। उसके बाद जून 1968 में ली जुरोंग टाउन कॉरपोरेशन बनाते हैं, जिसमें ली इस एरिया को इंडस्ट्रियल हब बनाते हैं, जहां बाहर की कंपनीज इधर अपनी कंपनी सेटअप करेंगी। और इन्होंने कंपनीज़ को सिंगापुर में लाने के लिए कंपनीज़ को टैक्स फ्री और टैक्स हॉलीडेज़ दे दिया, जिसके कारण उधर कंपनीज़ आएंगी और वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलने लगी। और ली के इस हार्डवर्क के कारण सिर्फ 2 साल में ही सिंगापुर में 271 कंपनीज़ आ जाती हैं और उधर 32,000 से ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। और फिर इन्होंने बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी सेटअप किया और इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में किया कि सिंगापुर वर्ल्ड्स टॉप 3 ऑयल ट्रेडिंग एंड रिफाइनिंग हब बन गया। और ईयर 1970 तक सिंगापुर में एक भी अनएम्प्लॉयड आदमी नहीं था और वहाँ का जीडीपी रेट 13.9% पर पहुँच गया था, जो उस टाइम के इंडिया के कंपैरेटिव 3 टाइम्स ज़्यादा था। ईयर 1973 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड था, जो अनाउंस करता है जो इन्वेस्टर सिंगापुर में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करता है उनको 5 साल तक कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, जिसके कारण कंपनीज आने लगी। ली ने एमएनसीज के साथ मिलकर जॉइंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर खोले, जिससे वहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजिकल मशीनरीज ऑपरेट करना सिखाया गया। और इस टाइम तक सिंगापुर के बैंक दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाले बैंक्स बन गए, जिसके कारण सिंगापुर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बना। इसके साथ साथ ली हायर टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को हायर वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स बनाने बोलते थे, जिसके कारण वो हायर रेट्स पर बिके। पीएम ली का विजन था सिंगापुर को दुनिया का सबसे अमीर कंट्री बनाना, और ऐसे पीएम ली ने सिंगापुर जैसे एक डेड कंट्री को आज इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया। तो आज ये थी स्टोरी सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली की। अभी और पार्ट्स आने बाकी हैं इस सीरीज़ के। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।